नमस्कार साथियों, मैं नागेश गहलोत आज आपके सामने लेकर आया हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। पहला प्रश्न देखते हैं हम कि समस्या समाधान के उन स्कूलों में सफल होने की संभावना अधिक है। देखिए प्रश्न क्या है कि समस्या समाधान विधि जो है वो किस स्कूलों में सफल हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित अध्यापकी प्रभाव में होती है, जहाँ जो है वो टीचर सेंटर्ड स्कूल होते हैं वहाँ पर, या फिर छात्र सजातीय हैं, एक ही सजातीय मतलब एक ही जाति एक ही श्रेणी के छात्र हैं वहाँ पर, या फिर जो केवल अनुशासन पर होता है, केवल डिसिप्लिन वाले स्कूलों में हो सकती है, या फिर अनुनय पाठ्यक्रम जगह में होता है। ठीक है, तो देखिए इनमें से हमें देखने से प्रतीत हो रहा है पहला ऑप्शन है। अगर यहाँ कहीं पर भी छात्र अध्यापक केंद्रित आ जाए तो वो तो हमेशा गलत होगा ही। छात्र सजातीय भी नहीं चाहिए, हमें विजातीय चाहिए। मतलब कैसे, सभी वर्ग सभी भाषाओं सभी धर्मों से संबंधित छात्र होने चाहिए वहाँ पर। तो वो छात्र सजातीय नहीं होने चाहिए जो केवल अनुशासन पर बल देता है। अनुशासन होना चाहिए पर केवल अनुशासन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे अधिक अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है कि अनुनय पाठ्यक्रम, जहाँ पर फ्लैक्सिबल, जहाँ पर झुकावपूर्ण पाठ्यक्रम, जहाँ का जो सिलेबस है वो झुकावपूर्ण होता है और जो फ्लैक्सिबल होगा। देखिए इंग्लिश में लिख रखा है यहाँ पर फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल का मतलब होता है कहीं पर भी झुक जाए, ऐसा जो है वो अनुनय पाठ्यक्रम जहाँ पर शामिल होता है वहाँ पर समस्या समाधान विधि सफल होती है। तो यह इस प्रश्न को आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि समस्या समाधान किन स्कूलों में सफल होती है, जहाँ पर जो करिकुलम होता है, जो उनका पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम कि स्मृति में सूचना निम्न में से भंडारित होती है। तो स्मृति की बात हो रही है, यहाँ पर मेमोरी की बात हो रही है। हमारे दिमाग में देखिए दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। एक तो जो शॉर्ट टर्म टाइप की मेमोरी होती है और एक होती है लॉन्ग टर्म टाइप की मेमोरी। तो देखिए स्मृति में सूचना निम्न में कहाँ भंडारित होती है, तो केवल एटीएम में। एटीएम कुछ होता नहीं है। देखिए एटीएम तो हम पैसे निकालते हैं, वो एटीएम होता है। ठीक है, मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एसटीएम और एक होती है एलटीएम। ठीक है, एक होती है एसटीएम, एक होती है एलटीएम। एलटीएम का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। दूसरा जो प्रकार है वो होता है एसटीएम। एसटीएम मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, एलटीएम और एसटीएम दो प्रकार की मेमोरी होती है, जिसे हम बोल सकते हैं एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो यहाँ पर बात की गई कि स्मृति जो है वो सूचना कहाँ पर भंडारित होती है, जो हमारी मेमोरी जो होती है वो कहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको कहाँ एलटीएम और एसटीएम दिख रहा है, वो ही सही आंसर होगा इसका। तो तीसरे नंबर के ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा एलटीएम और एसटीएम, मतलब एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो जो सूचनाएं हम कम समय के लिए याद रख पाते हैं, वो जो होती है वो किस में स्टोर होती है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में। जैसे ही कंप्यूटर में होती है ना, एक होती है प्राथमिक मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। उसी प्रकार से इंसानों में होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो जिन चीज़ों को हम कम समय के लिए याद रख पाते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। और दूसरी प्रकार की मेमोरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो घटनाएं हमें किसी विशेष समय पर और ऐसी परिस्थिति में हुई है जो हमें याद रखने योग्य है, मतलब सालों साल उनको भूल नहीं सकते। तो ऐसी घटनाएं या ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे कहाँ पर स्टोर होती है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। देखिए 90% जो होती है सूचनाएं वो एसटीएम में स्टोर हो सकती है, होती है। मतलब इंसानों की कैसी 90% सूचनाएं जो है वो एसटीएम मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो गया, क्या होगा कि एसटीएम और एलटीएम, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक संदेश की विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए सुनने की प्रक्रिया क्या है। सुनने की प्रक्रिया बताना है हमें। देखिए यहाँ पर संदेश की विषय वस्तु को जांच विधि श्रवण, मतलब किसी संदेश की विषय वस्तु को हम जांच विधि या फिर प्रोबिंग इंस्टेनिंग की ये कर सकते हैं, या फिर पैसिव इंस्टेनिंग मतलब निश्चेष्ट भी नहीं हो सकते और जांच विधि भी नहीं हो सकते। तीसरा नन ऑफ द अबव है, ये भी नहीं है। और चौथा है विमर्शी, मतलब विचार विमर्श के द्वारा जो है हम संदेश की विषय वस्तु को प्राप्त करने या सुनने की प्रक्रिया कह सकते हैं। जबकि जांच विधि नहीं होगा और निश्चेष्ट मतलब कोई चेष्टा ही नहीं करना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका विमर्शी श्रवण जो है ये हो सकता है आंसर। ठीक है,
अगला प्रश्न है पांचवा चौथा कि शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक को हमेशा निम्न के लिए कोशिश करना चाहिए। किसके लिए कोशिश करना चाहिए? हमेशा एक शिक्षक को प्रोवाइड एम्पल होमवर्क मतलब पर्याप्त गृह कार्य देना चाहिए एक शिक्षक को, या फिर छात्रों की अच्छी मनोवृत्ति रखने की कोशिश करना चाहिए, या फिर सज़ा की गंभीरता बढ़ाने। देखिए कहीं पर भी सज़ा शब्द या फिर दंड शब्द आ जाए तो उसका हमें खारिज करना है, खंडन करना है। उसकी जगह उचित प्रतिपुष्टि, फीडबैक और प्रबलन। फीडबैक मतलब क्या होता है? उचित प्रतिपुष्टि जहाँ पर छात्रों को मिलेगी और उनको पुनर्बलन मिलेगा। देखिए स्किनर के सिद्धांत की बात आ गई यहाँ पर कि पुनर्बलन मिल रहा है, छात्रों को अच्छा पुनर्बलन मिलेगा, अच्छा प्रबलन मिलेगा और उनको रीइंफोर्समेंट मिलेगा और एक फीडबैक, उनके जो विचार हैं उनको ग्रहण किया जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया, ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जो है वो हमेशा अच्छी रहती है। तो शिक्षक को हमेशा किसकी कोशिश करना चाहिए कि उचित प्रतिपुष्टि मिले उनकी, और प्रबलन देने की, मतलब जो उसकी पुनर्बलन, फीडबैक, रीइंफोर्समेंट का सिस्टम है वो जो होती है वो लागू करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि दृश्य मनोयोग, विजुअल अटेंशन की अवधि का मापन निम्न के द्वारा किया जाता है। तो पेरिस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप होता है, टेकिस्टोस्कोप या फिर इसको बोल सकते हैं बहुमूर्तिदर्शी, ठीक है, और एक तो होता है कैलाइडोस्कोप, ठीक है। तो देखिए पेरिस्कोप जो तो होता है ये भी किसी मापन का ही है। देखिए यहाँ पर बात की गई है दृश्य मनोयोग या फिर विजुअल अटेंशन की। तो देखिए पहला ऑप्शन है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो यंत्र होता है उसके द्वारा हम कहीं पर छुपे होते हैं और हमारे आसपास का वातावरण जो देखना होता है वो हम पेरिस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। मतलब जैसे कि पनडुब्बी वगैरह जो होती है इनमें बाहर का दृश्य जो देखा जाता है वो पेरिस्कोप के द्वारा देखा जाता है। जो दुश्मन सैनिक होते हैं वो कहीं कहीं छुपे होते हैं और उनका जो बाहर का वातावरण दृश्य देखना होता है वो पेरिस्कोप के द्वारा देखा जाता है। तो इस प्रकार की गतिविधियां जो है ये पेरिस्कोप के द्वारा की जाती है। जबकि माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी होता है, मतलब सूक्ष्म जो चीज़ें होती है जैसे कि जीवाणु, विषाणु, ये बहुत माइक्रो लेवल के होते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का स्कोप जो होता है माइक्रोस्कोप, उसका प्रयोग किया जाता है। जबकि टेकिस्टोस्कोप जो होता है ये बहुमूर्तिदर्शी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर वैसे ही दे रखा है, हम हिंदी में इसका अगर देखें तो बहुमूर्तिदर्शी या फिर दृश्य मनोयोग, हमारे यहाँ पर बात की गई है दृश्य मनोयोग। या फिर अगर हम उसको विजुअल मतलब देखना चाहते हैं, सामने देखना चाहते हैं, तो टेकिस्टोस्कोप जो है ये इसका मापन हो सकता है, ठीक है। और कैलाइडोस्कोप जो होता है, कैलाइडोस्कोप मतलब क्या होता है? गणितीय, रेखा गणित जो चीज़ें होती हैं, आकृतियाँ होती हैं, उनको दिखाने के लिए कैलाइडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? टेकिस्टोस्कोप या फिर बहुमूर्ति दर्शक बोल सकते हैं हम इसको। चलिए पांचवा प्रश्न ये टेकिस्टोस्कोप इसका उत्तर है। छठा प्रश्न आपके सामने है कि सबसे अलग या हटकर चिंतन निम्न में से संबंधित है। कौन सा है सबसे हटके चिंतन जो होता है वो क्या हो सकता है निम्न के द्वारा? तो आउट ऑफ द बॉक्स मतलब जो सबसे हटकर चिंतन होता है वो क्या कहलाता है? तो हमें पता है कि सृजनात्मकता जो होती है वो किससे संबंधित होती है? वो अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। सृजनात्मकता जो है वो किससे संबंधित होती है? तो अपसारी चिंतन जो करते हैं उसके द्वारा सृजनात्मकता होती है। तो हटकर चिंतन किस में हो सकता है? हटकर चिंतन जो है वो सृजनात्मकता में ही होता है। सृजनात्मकता मतलब किसी चीज़ की मौलिक चीज़ बनाना, कोई भी नई चीज़ बनाना, किसी भी कार्य में सृजनात्मकता लाना मतलब नयापन लाना। तो वो क्या होता है? किसी भी हटके हो गया काम। तो ये जो होगा ये संबंधित किससे होगा? वो होता है अपसारी चिंतन से। देखिए चिंतन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अपसारी चिंतन और एक होता है अभिसारी चिंतन। जो सृजनात्मकता है ये किससे संबंधित होती है? अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। और सृजनात्मकता में ही हम कोई अलग हटकर या फिर कोई हटकर चीज़ बनाते हैं या फिर हटकर सोच रखते हैं, तो वो सृजनात्मकता की विशेषता है। तो बालक सृजनात्मक होते हैं, वो हटकर या फिर सबसे अलग सोच रखते हैं। तो ये चिंतन की दो प्रक्रियाएं हैं, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। सातवां प्रश्न देखते हैं हम कि समावेशी शिक्षा एक स्कूल शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है। कौन सी स्कूल शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है जिसको। तो विशेष स्कूलों के माध्यम से विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को प्राथमिक। देखिए समावेशन का अर्थ कभी ये नहीं होता कि किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एजुकेशन देना। समावेशन का अर्थ जो होता है वो होता है हर प्रकार के, हर विद्यार्थियों को, हर टाइप के विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा देना। ये होता है समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात की गई। तो विशेष स्कूलों के माध्यम से विशेष बच्चों, ज़रूरत वालों को शिक्षा, वो CWSN जो होते हैं वो हालांकि अलग स्कूल होते हैं। CWSN
मतलब चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स वो होते हैं, उनकी शिक्षा अलग ही होती है, परंतु विशेष स्कूलों के माध्यम से विशेष शिक्षा देना ये समावेशी का तात्पर्य नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है यहाँ पर, केवल बालिका की क्या है यहाँ पर, ये वर्ड आ रहे हैं बीच में, तो केवल बालिका की शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, केवल बालिकाओं की शिक्षा पर बढ़ावा देने पर बल नहीं देती है। समावेशी शिक्षा जो होती है ये इस पर भी बल नहीं देती है, केवल बालिकाओं को ही पढ़ाया जाए और बालकों को नहीं पढ़ाया जाता है, ये तो जेंडर रूढ़िबद्धता हो गई। ठीक है। और तीसरा जो हो गया वो होगा भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक, बहुभाषी संबंधी या अन्य अलग अलग परिस्थितियों की परवाह किए बिना बच्चों को शामिल करती है। देखिए कुछ ये हमें अच्छा लग रहा है, परंतु चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। उसमें है केवल प्रतिभाशाली बच्चों को देखिए, जो समावेशी शिक्षा होती है वो प्रतिभाशाली बच्चों को ही सम्मिलित नहीं करती है, उसमें कुछ प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, कुछ मंदबुद्धि के भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे घरों से भी हो सकते हैं, मतलब एजुकेटेड फैमिली से हो सकते हैं, कुछ निम्न वर्गीय परिवार से भी हो सकते हैं। तो ये समावेशी शिक्षा जो है ये क्या होती है, भौतिक मतलब भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक, बहुभाषीय या फिर अन्य परिस्थितियों से आने वाले बच्चों को एक साथ जो है वो शिक्षा देने पर बल देती है। तो ये होती है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। ये यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात हो रही थी। अगला प्रश्न है 8वां हमारा, कि एक बच्चे के गलत काम को बदलने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है निम्न में से। कोई भी रॉन्ग कार्य कर रहा है, बच्चा रॉन्ग वर्क कर रहा है, तो उसको मतलब किसी भी गलत दिशा में जा रहा है, तो उसको सुधारने का एक टीचर के पास पर्याप्त साधन क्या हो सकता है। तो वो एक और मौका देकर, अच्छे नैतिक मूल्यों के शिक्षण देकर, दंड देकर, या पुरस्कार। देखिए किसी भी बच्चे को पुरस्कार तो हम दे सकते हैं, परंतु पुरस्कार बार बार पुरस्कार देना और उसके गलत कार्य पे भी पुरस्कार देना वो उस चीज़ को और बढ़ाता है। ठीक है। अगर गलत कार्य कर रहा है बच्चा और हम उसको पुरस्कार दे रहे हैं तो वो उस चीज़ की तत्परता और बढ़ाता है, मतलब वो छात्र और गलत कार्य करने के लिए जो है वो एग्रेसिव होगा। तो दंड देकर भी नहीं कर सकते हम उसको, पुरस्कार देकर भी नहीं कर सकते, मतलब अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसके लिए दंड ही एकमात्र उपाय नहीं हो सकता है। अच्छे नैतिक मूल्य का शिक्षण देकर भी हम उसकी आदतों को जो है सुधार सकते हैं। ठीक है। अच्छे नैतिक मूल्यों की शिक्षण देकर एक और मौका देंगे तो वो नहीं सुधरेगा। ठीक है। अगर शिक्षक कुछ नहीं कर रहा है और वो गलती पे गलती किए जा रहा है, गलत कार्य पे गलत कार्य किए जा रहा है छात्र, तो उसके लिए उसको मौका नहीं देना चाहिए। अच्छे नैतिक मूल्य और उसको जो है हम काउंसलिंग करके जो है उसको सुधार सकते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं हम, कि अधिगम में अक्षम व्यक्ति की सहायता करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका निम्न है। जो अधिगम लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, एलडी टाइप के बच्चे जो होते हैं, देखिए लर्निंग डिसेबल्ड टाइप के बच्चे होते हैं, एलडी टाइप के, जिनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाई जाती है। एलडी टाइप के बच्चों में जैसे कि किसी में डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम है, किसी में डिसलैक्सिया की प्रॉब्लम है, किसी में डिसग्राफिया की प्रॉब्लम से, कोई एडीएचडी होता है, जो अवधान संबंधी होते हैं विकार, वो उससे ग्रसित हो सकता है। तो यहाँ पर लर्निंग डिसेबल्ड मतलब सीखने में अक्षम है वो, मतलब अधिगम में अक्षम है मतलब सीखने में अक्षम है। तो सीखने में अक्षम है उस बालक के लिए हमें किस प्रकार की शिक्षा जो है वो अपनानी चाहिए। तो देखिए उनके मूलभूत कौशलों जैसे पढ़ना, लिखना, स्पेलिंग तथा समझ को बेहतर बनाए, क्या ये हो सकता है। या फिर जोर दें कि वे अपनी अक्षमता पर जीत प्राप्त कर पाएँ। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि हाँ उन्हें अध्ययन के लिए कम चीज़ें दें, मतलब कम चीज़ें देकर हम उनको अध्ययन करा सकते हैं, या फिर उन्हें कम गृह कार्य दें। तो देखिए ये ऐसा नहीं है बिल्कुल, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ तरीका देखना है, हमें जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर का चयन करना है वो है उनके मूलभूत कौशल। मूलभूत कौशल के से क्या क्या होते हैं, जैसे कि गणित में जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। उसी प्रकार से छात्रों के मूलभूत कौशल होते हैं। उनके मूलभूत कौशल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पढ़ना। अगर बालक के पढ़ने संबंधी डिसलेक्सिया संबंधी उसको प्रॉब्लम है, पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डिसलेक्सिया। लिखने संबंधी प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, डिसग्राफिया। ठीक है। तो स्पेलिंग इधर से उधर करता है वो बच्चा, तो वो क्या कर रहा है, वो लिखने में डिसग्राफिया, मतलब डिसग्राफिया से संबंधित प्रॉब्लम है उसको, तो वो स्पेलिंग किसी को बी की जगह जो है डी लिख लेता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम से ग्रसित बच्चा क्या होता है, डिसलेक्सिया से संबंधित होता है। और डिसग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित जो समस्याएं होती है वो डिसग्राफिया के अंतर्गत आती है। और पढ़ने से संबंधित जो समस्याएं होती है वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम से जो है उनको इसकी समझ बेहतर बनानी चाहिए हमें। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा, उनके मूलभूत कौशल जैसे पढ़ना, लिखना, स्पेलिंग्स तथा उनके समझने के बेहतर उपाय किए जाए। 10वां प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, कि छात्रों को
उनका अध्ययन अच्छी तरह से करने में सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो छात्रों को उनके अध्ययन का अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स मतलब स्टडी की उनकी थॉट जो होती है वो विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो मार्गदर्शन और परामर्श देना चाहिए, सज़ा देना चाहिए। देखिए, सज़ा का कहीं पर भी प्रावधान नहीं है, कोई सा भी कानून सज़ा की वकालत नहीं करता है, इसलिए सज़ा बिल्कुल काट देना है। कठोर और सख्त अनुशासन भी काट देना है। उसको पुरस्कार समय समय पर व्यक्ति को पुरस्कारित करना चाहिए, परंतु उस पुरस्कार जो होता है वो पुनर्बलित करने के लिए होना चाहिए, उसकी जो आते हैं उनको बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो छात्रों को उनको अध्ययन की अच्छी तरह से अगर हम पढ़ाना चाहेंगे तो उनको प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए, हमें उनकी काउंसलिंग करना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, उनसे परामर्श करना चाहिए और बीच बीच में उनको मार्गदर्शन देते रहना चाहिए। तो ये सही उत्तर होगा इसका। 11वां प्रश्न हम देखते हैं कि जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार परीक्षण प्रशासित किया जाता है और उसमें पहले जैसा ही परिणाम हो तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहते हैं। दोहराने योग्य कहेंगे, विश्वसनीय कहेंगे, जैसे कि रिलायबल कहेंगे, या वैध जो होता है वो कहेंगे, या फिर कहेंगे हम मानक। तो देखिए, मानक और वैध नहीं होगा, विश्वसनीय होगा। क्या होगा इसका? विश्वसनीय। मतलब जो अगर हम किसी छात्र का मूल्यांकन कर रहे हैं और पहली बार मूल्यांकन किया हमने, उसके अंतर्गत वो उसी मानक पर खरा उतरा है और दूसरी बार मूल्यांकन करने पर भी वो उसी मानक पर खरा उतरता है, तो इसे क्या कहते हैं हम? विश्वसनीय या फिर रिलायबल जो उसका मूल्यांकन होता है वो नाम दिया जाता है इसको। विश्वसनीयता मतलब किसी भी चीज़ की रिलायबिलिटी होना, वो क्या कहलाता है? विश्वसनीय होना। मतलब बार बार परीक्षण करने पर वही चीज़ आना, मतलब हमारे परीक्षण में 1-2 का अंतर भी नहीं पाया जाना, वो कहलाता है विश्वसनीयता। देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यहाँ पर एनसीईआरटी की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मतलब एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बात हो रही है। तो एनसीईआरटी की स्थापना पूछी गई है यहाँ पर 1962, 1961, 1968, 86 या फिर 1963 की बात की गई। तो 1961 में जो है एनसीईआरटी की स्थापना हुई। अब थोड़ा जान लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या होती है। तो एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसका फुल फॉर्म मतलब हिंदी में फुल फॉर्म होता है और इंग्लिश में होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मतलब यहाँ पर आपकी पाठ्यक्रम, जो बच्चों का पाठ्यक्रम किस प्रकार का हो, ये इस प्रकार का कार्य किया जाता है। पाठ्यक्रम कैसा हो और उनके रिसर्च को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, बच्चों के ऊपर किस प्रकार से रिसर्च किए जाएँ। और एनसीएफ की स्थापना भी यही करते हैं। एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो स्थापना होती है, ये भी यही करते हैं। तो एनसीएफ 2005 में आया था। तो उसकी जो अनुशंसा की थी वो किसने? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा ही की गई थी। तो ये इसका मेन काम क्या है? रिसर्च करना, किसी भी बच्चों के पाठ्यक्रम पर रिसर्च करना और उनका पाठ्यक्रम तैयार करना। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या जो तैयार किसके द्वारा की जाती है? वो एनसीईआरटी के द्वारा की जाती है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1961 में। उसका कार्यालय कहाँ पर है? तो मेन कार्यालय इसका कहाँ पर है? दिल्ली में। 13वां प्रश्न हमारे सामने है कि संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा होता है। देखिए, यहाँ पर जिन पियाजे की बात की गई है, जिन पियाजे के सिद्धांत जो है वो बताए गए हैं यहाँ पर, कि जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? अगर हम बात करें तो पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज, ये होता है 0 से 2 वर्ष तक। और एक होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको बोल सकते हैं 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक। एक होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी अवधि होती है 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, और 12 वर्ष से जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, ये सबसे उच्चतम होगा। तो इसका वर्ष क्या होगा कि 12 वर्ष से ऊपर का जो 15 वर्ष तक या फिर 18 वर्ष तक, 18 वर्ष का जो बच्चा है वो किस में आएगा? वो आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये सबसे उच्चतम स्तर पूछा है, तो सबसे उच्चतम स्तर कौन सा आएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बात की गई है। चलिए, 14वां प्रश्न हम देखते हैं कि समूह शिक्षण का लाभ कौन सा नहीं है। यहाँ पर ग्रुप टीचिंग की बात की गई है और पीयर टीचिंग की बात की गई है, समूह शिक्षण की बात की गई है। तो शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ पहुँचाता है या फिर नहीं है? देखा, यहाँ पर समूह शिक्षण का लाभ
कौन सा नहीं है। समूह शिक्षण में शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बेहतर योजना बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं हम। और संसाधनों का जो है वो बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ये इसका सबसे उच्चतम लाभ है। परंतु इसका लाभ नहीं है तो शिक्षकों को वित्तीय लाभ मतलब वित्तीय स्थिति मतलब जो छात्र शिक्षकों को अगर हम क्या समूह शिक्षण कराएंगे तो क्या शिक्षकों की एक मिनट। तो यहाँ पर समूह शिक्षण का कौन सा लाभ नहीं है, तो जो जो होगा इसका आंसर होगा वो होगा कि शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ, उनकी तनख्वाह डबल नहीं हो जाएगी अगर वो समूह शिक्षण में करवाएंगे, तो ये इसका लाभ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगला लास्ट प्रश्न देखते हैं हम 15वां कि दृश्य आधारित शिक्षार्थी विजुअल लर्नर। देखिए विजुअल लर्निंग का पहले भी प्रश्न आ गया है और दूसरा प्रश्न है ये कि दृश्य आधारित शिक्षार्थी के लिए कौन सी अध्ययन प्रणाली बेहतर होगी, तो खेल तकनीक ये नहीं होगी। जो आदमी दृश्य जो व्यक्ति होता है वो दृश्य मतलब सामने देखकर अगर जो सही तरीके से अध्ययन कर सकता है वो क्या होगी उसकी, वो अवधारणात्मक मानचित्रण मतलब कॉन्सेप्ट उसके जो होंगे वो मानचित्रण, उसका माइंड मैपिंग जो हो जाएगी उस कॉन्सेप्ट की, तो वो सबसे बेहतर मतलब वो देखकर उन चीज़ों को मानचित्रण करके अपने माइंड में बिठाएगा अवधारणात्मक चीज़ें, तो वो होगी उसके लिए बेहतर। ठीक है, तो इस प्रकार से 15वां प्रश्न हम यहाँ होगा अवधारणात्मक मानचित्र इसका आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपके सामने 15। और आज का वीडियो जो है ये यहीं पर एंड करते हैं। और निदान क्लासेस पर आप अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।